है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार जनता के चुनाव से बनती है, लेकिन हमारे देश भारत में जनता जिस सरकार को चुनती है उसके 5 साल पूरे करने की गारंटी नहीं होती। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जिसमें जनता के द्वारा चुनी सरकार को दांवपेच का प्रयोग कर गिरा दिया गया। ऐसे कई नेता हैं जो चंद फायदों के लिए जनाधार का अपमान करते हुए पाला बदल लेते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों में अफरा तफरी मची हुई है। इस रिपोर्ट के माध्यम से देखते हैं कि कैसे विपक्षी दलों के नेता पाला बदल रहे हैं, जिससे उन दलों के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों में अफरा तफरी मची। बीएसपी के सांसद एक एक कर पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, तो वहीं राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में बगावती तेवर उफान पर है। बिहार में आरजेडी के विधायक सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। एक के बाद एक विपक्षी दलों के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही है। ऐसे कई मौके आए जब विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया है। जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं, एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है। क्रॉस वोटिंग से भाग नहीं रहे हैं, ये वास्तविकता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये हमारे ऑब्जर्वर रिपोर्ट में उसकी चर्चा करेंगे। पर अभी हमारी प्राथमिकता हमारी कांग्रेस सरकार को बचाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ही दिसंबर 2022 में स्पष्ट जनादेश मिला था। हिमाचल की जनता ने प्रधानमंत्री को नकारा था। हिमाचल की जनता ने जगत प्रकाश नड्डा जी को नकारा था, अनुराग ठाकुर को नकारा था। ये लोग जो हैं ऑपरेशन लोटस हर स्टेट के लिए चला रहे हैं। हर राज्य के अंदर जा जा के एमएलए खरीद रहे हैं। जाहिर तौर पे फ्री में तो एमएलए खरीद नहीं रहे, किसी को सीबीआई ईडी का डर दिखाते हैं। और साथ में जैसे अभी हमें पता चला कल कि पंजाब के अंदर भी इन्होंने कोशिश की 25-25 करोड़ रुपए में एमएलए खरीदने की। गोवा के अंदर कितने कितने में खरीदे हैं ये तो वहाँ के एमएलए ही बता सकते हैं, या वहाँ के लोग ही बता सकते हैं कि कितने कितने में खरीदे। ये अच्छी बात नहीं है, ये सही बात नहीं है। पैसा आ कहाँ से रहा है? हजारों करोड़ रुपया एमएलए खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? ऐसे कई अवसर आए जब सरकार पूरे 5 साल पूरे ही नहीं कर पाई। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी गठबंधन सरकार गिर गई और शिवसेना के बागी विधायकों के साथ बीजेपी ने वहां पर सरकार बनाई। बिहार में पिछले एक टर्म में 2 बार सरकार गिरी और फिलहाल एनडीए की सरकार है। मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 2 साल के अंदर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए और कमलनाथ की सरकार गिर गई। 2018 में ही कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी, लेकिन विधायकों के पाला बदलने से वो सरकार भी गिर गई। ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश का है, जहां कई विधायकों के बगावती तेवर नजर आ रहे हैं और सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैं तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना, उसमें वोटिंग करवाइए, और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है।
किसकी पक्ष में वोटिंग करते हैं ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा, पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के बगावती तेवर ने विपक्षी दलों को जड़ से हिलाकर रख दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्षी दल इन घटनाओं से कैसे उभर पाते हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए आदित्य झा की रिपोर्ट। और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विश्वेंद्र कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुफ्ती शमून कासमी जी जुड़े हैं जो कि बीजेपी नेता हैं। निरंजन पोद्दार जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और इसके साथ साथ कांग्रेस प्रवक्ता अबू शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। और मेरा पहला सवाल होगा विश्वेंद्र कुमार जी से। विश्वेंद्र जी, हम लगातार ये देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में जो हमने देखा, लगातार जो जनादेश जनता दे रही है उसे बदलकर सरकार बदलती हुई दिख रही है। तो क्या ये जो जनता है उसके जनादेश का अपमान है, डिसरिस्पेक्ट है? कैसे आप इसे देखते हैं? निश्चित तौर पर ये घटनाएं हो रही है और ये जनादेश का अपमान ही है, लेकिन ये इस तरह की राजनीति है। राजनीति में सब कुछ जायज़ माना जाता है। देश की आज़ादी से लेके और अभी तक बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में ये जो नेता बैठे हैं इनका कार्य ये है कि सरकार गिरे या बचे, कुछ भी स्थिति हो हमें पूछा जाए। चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, उनका प्रयास होता है कि हम राजनीतिक छवि में रहे। तो जो सत्ता में बैठे हैं विपक्ष वाले उसको गिराने का प्रयास करते हैं। उसे वही आज देखने को मिला हिमाचल में, जबकि हिमाचल में दिसंबर 2022 में 40 सीट प्राप्त करके पूर्ण बहुमत में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की। 25 मेंबर विधायक भारतीय जनता पार्टी के और 3 इंडिपेंडेंस। लेकिन उसके बावजूद आज जो स्थिति हुई है वो नेतृत्व की कमजोरी भी कहा जाएगा। नेतृत्व को भी संभालना होता है कि अपने समय समय पर अपनी पार्टी के विधायक की बात सुनी जाए, उनका ध्यान दिया जाए, उनके मुद्दों पर, उनका जो समस्या है उन पर हल किया जाए, या क्षेत्र की समस्या हल की जाए, तो वो भी ज़रूरी है समय समय पर। ये नेतृत्व की भी कमी है, तो इसलिए राजनीति में जायज़ माना जाता है, लेकिन ठीक नहीं, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और यही आज का सवाल है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और लगातार हम इस खबर को लेकर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अब हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनने लगी है जहां पर सरकार संकट में हमें दिख रही है। और हमारे साथ लगातार सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। मुफ्ती शमून कासमी जी, क्योंकि हम देख रहे हैं आरोप लग रहा है बीजेपी पर कि बीजेपी किसी भी तरह से मैनेज कर देती है दूसरे विधायकों को, और जिसके चलते फायदा बीजेपी को लगातार मिलता जा रहा है। जनता जो जनादेश दे रही है उसका अपमान बीजेपी कर, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये आरोप निराधार है। मैं समझता हूं कि ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां चल रही हैं उनकी पारदर्शिता और लोगों के कल्याणकारी जो कार्य किए जा रहे हैं ये उसका नतीजा है। यानी अभी 2022 में बनने वाली सरकार आखिर वो पब्लिक में भी, यानी जब वो पब्लिक के प्रतिनिधियों में अपना विश्वास को नहीं जता पाए तो वो पब्लिक में भी नहीं जता पाए हैं। मैं समझता हूं अगर राइट टू रिकॉल होता तो इन्हें वापस कर ली, पब्लिक भी इन्हें वापस कर लेती। और मैं समझता हूं कि उन्होंने पब्लिक की भावनाओं के अनुकूल ही ये काम किया है। और देखिए उसमें आप ऐसा भी नहीं है कि कोई कांग्रेस का कोई ऐसा कोई छोटा मोटा आदमी जो है वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हो। यानी मनु सिंघवी जो इनके बहुत काबिल और बड़े मशहूर हमेशा से राज्यसभा में रहते आए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल जो भाई साहब ने कहा मैं उनसे एग्री करता हूं कि ये नेतृत्व की कमी है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकारों की, मैं ये बात कह सकता हूं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो बहुत पारदर्शिता के साथ इन सारी चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। तो पब्लिक में उसका मैसेज ये जा रहा है कि बहुत अरसे के बाद एक ऐसा नेतृत्व आया है जो देश को समर्पित है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं उत्तराखंड भूमि से आता हूं, तो उत्तराखंड की जो सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यानी जितनी पहल की हैं, अभी आप ये देखेंगे कि नकल विरोधी हो या जितने भी कार्य चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों टनल के अंदर मजदूर फंस गए थे, तो मानव प्रेम और पब्लिक को समर्पित अगर कार्य होंगे तो यकीनी तौर से नेता भी उससे प्रभावित होंगे। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, ये तो बल्कि लोकतंत्र में रहने वाले उन लोगों के लिए एक सबक है
कि जो लोग मिसयूज कर रहे हैं अपने नेतृत्व का, अगर आप देखेंगे कि राहुल गांधी का मुसलसल जो उनके बयानात हैं, जो उनके स्टेटमेंट हैं, वो पब्लिक में ये मैसेज दे रहे हैं कि इन्हें ऐसा लगता है जैसे वो संस्कारी नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। कभी किसी हमारी बहन का अपमान करते हैं, चाहे वो अभिनेत्री हो, यानी अगर वो इस तरह के लोगों का ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो उसका असर कहीं ना कहीं तो एमएलएस में भी आएगा। और मैं समझता हूं कि ये सरकार अपना जनाधार अबू शर्मा जी से इसका जवाब हम लेंगे चाहिए और वहां दोबारा से फिर से जनाधार हासिल करके जनाधार वाली सरकार आनी चाहिए। ठीक है, ये अपना जनाधार जी। अबू शर्मा जी से हम जवाब लेंगे, अबू शर्मा जी से हम जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। जल्द हाजिर होंगे और जवाब लेंगे। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं जिस तरह से देश में हालात बने हुए हैं, हर प्रदेश, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बिहार की बात करें, कर्नाटक की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, इसके अलावा महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, तो ये तमाम ऐसे स्टेट है जहाँ पर जनादेश किसी और पार्टी को मिला था और सरकार किसी और की बन गई। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान मौजूद हैं। रुक करेंगे हम अबू शर्मा जी का। अबू शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बिहार में अभी हाल फिलहाल में हुआ, हिमाचल प्रदेश में भी वैसा ही कुछ होने वाला है? क्या ऑपरेशन लोटस से कांग्रेस को डर लग रहा है? डरने की बात क्या है? डरने की कोई बात नहीं है। और हिमाचल का गवर्नमेंट, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, हिमाचल का गवर्नमेंट बरकरार रहेगा। लेकिन आपने जो सवाल उठाया जी, जो ये लोकतंत्रों के लिए सही है या गलत है, देखिए कुछ क्राइसिस पैदा हुआ, कुछ हमारे कांग्रेसी विधायकों के भीतर नाराजगी पैदा हुई, ये मैं मानता हूँ है। लेकिन ये नाराजगी का अगर आप रूट कॉज एनालिसिस करेंगे तो पर्दे के पीछे एक चीज जो सामने आएगा वो है, इस पार्टी में लोकतंत्र जिंदा है, सबका आवाज उठाने का क्षमता है। क्योंकि हाल ही में 3 राज्यों में आप देखा जो मुख्यमंत्री का चयन कैसे किया गया, एक पर्ची भेज दिया गया और पर्ची के माध्यम से मुख्यमंत्री का चयन हो गया। किसी को कोई उसमें सहमत है या नहीं है, किसी का आवाज का भारतीय जनता पार्टी सुनता नहीं है। यहाँ 3 आदमी, 2 आदमी, 2.5 आदमी का पूरा देश चलाता है। एक अमित शाह जी, एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी और एक कांस्टेबल है वो जेपी नड्डा साहब। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में एक भरे हुए जनसभा में जेपी नड्डा का हाथ खींच के पीछे कर दिया। एक सभा में प्रधानमंत्री माला पहन रहे थे और राजनाथ सिंह उसमें घुस के भी निकल के आया। ये सब जो छोटा छोटा छवि आता है ना, ये तस्वीर से देश को पता चलता है इस पार्टी में कितना लोकतंत्र है। तो हमारे पार्टी में लोकतंत्र है, हमको कहने का आजादी है, कोई नाराजगी होता है, कहीं हम सरकार भी गवा देते हैं, तो लेकिन नाराजगी होती है अबू शर्मा जी, लेकिन दूर नहीं हो पाती। ये वजह तो नहीं दिख रही है बिखराव की। कभी दूर हो पाती है, कभी नहीं हो पाती है, लेकिन लोकतंत्र जिंदा है ना, हम इसमें खुश है। हमको लोकतंत्रों का जिंदा रखना है। हमको गैस चेंबर के भीतर जैसे भारतीय जनता पार्टी चलता है, कांग्रेस पार्टी वैसे नहीं चलता है मैडम। कांग्रेस पार्टी वैसे नहीं चलता है। रही बात आज का डिबेट राहुल गांधी के ऊपर तो नहीं है, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का सम्मानित प्रतिनिधि राहुल गांधी को लेके आया। क्यों राहुल गांधी, क्यों राहुल गांधी? मैं यही इस 1 मिनट में आपको बता देता हूं। 2015 में मैंने भारत का भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिला था। प्रणब मुखर्जी जी ने मेरे को एक बात कहा था, जो कांग्रेस पार्टी का जो जड़ है ना वो बहुत मजबूत है और देश के जनता के साथ सीधा संबंध है। तो कांग्रेस मुक्त भारत कभी संभव नहीं है। ये भूतपूर्व ऐसा तो नहीं था अबू शर्मा जी, जड़ें पहले मजबूत रही हो लेकिन अब धीरे धीरे कमजोर हो रही हो। नहीं 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 नहीं, कमजोर नहीं हो रहा है मैडम, कमजोर नहीं हो रहा है। ये जो आप एक तरफ कह रहे हैं आपकी बार 400 पार कर रहे हैं, फिर भी आपको जनता के ऊपर भरोसा नहीं है, फिर भी आपको मिलिंद देवरा चाहिए मैडम। फिर भी 2 दिन पहले जिस अजित पवार जी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी बताया था, 2 दिन बाद वही अजित पवार जी को दुपट्टा पहना दिया।
भारतीय जनता पार्टी में ले लिया। ये कोई सड़क का आवारा लड़का अगर इस तरह का वार्तालाप करे, इनके लिए जो कोई बोले हम सुनिए मैडम, ठीक है सर। सर बाकी देश का प्रधानमंत्री उनका एक एक शब्दों का महत्व कितना होता है देशवासी के लिए। ठीक है वो सर। 2 दिन पहले भ्रष्टाचारी कह रहे और 2 दिन बाद उसको दुपट्टा पहना रहे। क्या बात कर रहे? क्यों ये डर? ये डर इसलिए है, अच्छा ठीक है, आपको लगता है बीजेपी डरी हुई है? ठीक है, ये नहीं वो इस डर के बाद भी उनको जीत नहीं मिलेगी। ठीक है, इस डर के बाद भी जीत नहीं मिलेगी। ठीक है, हमारे साथ ठीक है सर, ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं ओंकारेश्वर पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। ओंकारेश्वर जी, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार ये माहौल देश में बना हुआ है, इसे क्या माना जाए? लोकतंत्र की हार मानी जाए, राजनीति मानी जाए, या शीर्ष नेतृत्व किसी भी पार्टी का इस वक्त अपनी जड़ों को कमजोर कर रहा है? जो लोग इस पार्टी के तहत चलते हैं उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को मानना बंद कर दिया है, क्या वजह है बिखराव की? ये एक बड़ा प्रश्न है लोकतंत्र के लिए। अब चुनाव की घोषणा 1-1.5 हफ्ते के बाद होने वाले हैं और जाहिर है फिर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होगा। और उस आरोप प्रत्यारोप में एक सबसे बड़ा आरोप जो है विभिन्न पार्टियां एक दूसरे पर लगाती हैं कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, तुम्हारी पार्टी में नहीं है। अब तुम्हारी पार्टी में परिवारवाद है, हमारी पार्टी में नहीं है। समस्या ये है कि कोई भी पार्टी ना तो परिवारवाद से अछूती है और ना ही लोकतंत्र के समस्या से। आप अगर देखेंगे कि कुछ छोटी पार्टियां, कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जहां एक व्यक्ति निर्णय लेता है, तो वहां दूसरे ऐसे बड़े दल भी हैं जहां कहने को तो सारा संगठन है, सारा सिस्टम है, लेकिन अंत में वही पर्ची और चिट्ठी नजर आती है तो वहां भी यही लगता है कि वहां भी निर्णय तो कोई 1-2 ही व्यक्ति ले रहा है। इसलिए लोकतंत्र तो इस तरीके से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा के नहीं बचाया जा सकता। तो लोकतंत्र को बचाना है तो पारदर्शिता के साथ काम करना पड़ेगा। और जनता इस देश में आज जितनी जागरूक हो गई है सोशल मीडिया के थ्रू, उसको मालूम होता है कि सभी दलों के बीच में कितना आंतरिक लोकतंत्र है और कितना वो लोकतंत्र की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल अभी बेमानी हो गया है। अभी चुनाव के समय जनता स्वयं इस बात का निर्णय करेगी कि किस पार्टी के भीतर कितना लोकतंत्र है और लोकतंत्र बनाए रखने के लिए वो कितना दिखावा करते हैं या कितना वाकई उसके लिए प्रयास करते हैं। ये निश्चित रूप बिल्कुल। और जनता समझदार होती है, जब वो फैसला लेती है तो बहुत सोच समझ के लेती है। निरंजन पोद्दार जी से भी हम रिएक्शन लेंगे सर, लेकिन यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है आज चर्चा के लिए। जो वजह है वो है आखिर क्या कुछ हो रहा है देश की राजनीति में, किस तरह से लोकतंत्र को खतरा बना हुआ है, क्या कारण है, यही तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम रुक करेंगे निरंजन पोद्दार जी का। निरंजन जी, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल जो हालत इस वक्त देश में हम देख रहे हैं, लेकिन किसी भी सत्ताधारी पार्टी के विधायक अगर टूट जाते हैं, उनमें बगावत होती है, तो इसके पीछे की वजह क्या मानेंगे? नीतू जी, मैं शुरू करूंगा। आपने कहा कि इस वक्त जो देश के राजनीतिक हालात हो रखे हैं, मैं आपकी बात को यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको मिसकंडक्ट करता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि ये हालात आज नहीं है। ये अगर आप सन 1975 से भारतीय राजनीति के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो ये 1975 से ही ये चीज चालू है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि जब 77 के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद में किस तरीके से उनको जोड़ तोड़ करके उनकी सरकार को अपदस्थ किया गया और चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। लेकिन कुछ ही 4 महीनों बाद में चौधरी चरण सिंह जी की पीछे से कुर्सी खींच ली गई। यानी कि ये उस टाइम लोकतांत्रिक मर्यादाएं कहां चली गई थी, पहली बात। और दूसरी, देखिए इस देश ने तो यहां तक भी देखा है कि एक चलती हुई सरकार का विश्वास मत हरा करके और एक निर्दलीय, यानी कि पूरी विधानसभा में एक निर्दलीय मधु कोड़ा वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं और बाकी की पार्टियां उनको सपोर्ट करती हैं, केवल बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना। इसलिए तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस टाइम लोकतांत्रिक मर्यादाएं जो है वो कहां चली गई थी, उस टाइम लोकतंत्र जिंदा था क्या? यानी कि सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, इसके अंदर अगर आप बात करें तो मैं बहुत बड़ा इतिहास आपको गिना सकता हूं। आपने देखा होगा जेएमएम कांड की भी बात हम कर सकते हैं, कैश फॉर वोट की भी बात कर सकते हैं। पूरे 5 साल केंद्र के अंदर अल्पमत की सरकार चली थी और उसके अंदर सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके अंदर ये कहा गया कि हाँ इसके अंदर वोट के लिए घूस दी गई है, ये सर्वविदित है। इसके अंदर मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस टाइम लोकतंत्र जिंदा, यानी कि राजनीति के अंदर देखिए सह और मात का खेल होता है। केवल फर्क कब पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि उसी नियम से जब हमारा प्रतिद्वंदी जीतने लगता है तो हम शोर मचाना चालू कर देते हैं कि ये फाउल खेल रहा है, फाउल खेल रहा है। उदाहरण के तौर पे आप कहेंगे तो आपको मैं बताऊं कि द्रौपदी को अपनी जंघा पे बैठाने वाला दुर्योधन जब भीम के द्वारा उसकी जंघा तोड़ करके उसका वध कर दिया जाता है तो वो ये कहता है कि भीम ने तो फाउल कर दिया। और उससे पहले धर्म युद्ध को साइड में रख करके कितने फाउल हुए महाभारत के अंदर उसकी कोई चर्चा नहीं करता। तो यहाँ पे सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, राजनीति केवल और सहमत का खेल है। इसकी तरह हाँ ये जरूर परिवर्तन आया कि 2014 से पहले इसको राजनीतिक बाजीगरी कहा जाता था, राजनीति की चाणक्यगिरी कहा जाता था। इसके अंदर अहमद पटेल हो या अमर सिंह हो, ये किसी के लिए जाने जाते थे, ये इसी बाजीगरी के लिए तो जाने जाते थे। और क्या उनको वो और कौन से वोट दिलवाते थे। तो कहने का तात्पर्य ये केवल अब क्या है 14 के बाद में भाषा में परिवर्तन हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, फलानी जगह लोकतंत्र की हत्या हो गई। देखिए सीधी सी बात आपको मैं बताऊं नीतू जी, जब दुर्बल शरीर होता है तो उसके ऊपर 1000 बीमारियां लागू होती हैं। अभी मैं कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था, लेकिन मेरे को यह चीज समझ में नहीं आई कि आज दिशाहीन, निर्णयहीन और रीढ़ विहीन नेतृत्व की वजह से सारा का सारा चक्र और कुचक्र रचा जा रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूं रीढ़ विहीन, इसलिए कह रहा हूं कि आज तो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, आज देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, 130 साल की कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। आप इस चीज को समझ करके आश्चर्य करेंगे। यानी कि रीढ़ विहीन, यानी कि इतना नीचे चले गए कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मान लीजिए अखिलेश जी 17 पे अड़ जाते हैं तो कांग्रेस 17 पे सहमत हो जाती है। जो अखिलेश जी कहें उसी चीज पे सहमत। ठीक है, यानी ये माना जाए निरंजन जी ये तो पहले से ही होता आ रहा है, लेकिन अब ये बौखलाहट है दूसरी पार्टियों की जो साफ तौर पर देखी जा सकती है। ओंकारेश्वर जी क्या कहेंगे? हमारे विद्वान मित्र भी रीढ़ विहीनता की बात कर रहे थे। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि ये रीढ़ विहीनता भारतीय राजनीति का हिस्सा बन चुकी है। कोई भी दल इससे अछूता नहीं है। बिहार की राजनीति को देखें, नीतीश कुमार कितनी दफा उन्होंने अपने रीढ़ विहीन और रीढ़ उसके साथ होने का उन्होंने परिचय दिया। तो आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों के चेहरे देखेंगे कि किसके पास कितनी रीढ़ है, किसके पास कितनी नहीं है। मैं इसके लिए किसी एक पार्टी को ना तो क्लीन चिट देता हूं और ना ही कहता हूं कि ये पार्टी बहुत रीढ़ वाली है जिसने। अब इस हम्माम में सभी नंगे हैं। तो सवाल ये है कि जब राजनीति में आपने ये तय कर लिया है कि साम दाम दंड भेद सब चीज का इस्तेमाल होगा और वो इस्तेमाल किया जा रहा है। जो पार्टी सत्ता में आती है वो साम दंड भेद का इस्तेमाल करती है, जिसके पास चाबुक होता है वो चलाती है। आज एक समय था जब कहा जाता था कि सीबीआई जो है वो तोते का पिंजड़े का तोता है और वही पिंजड़े का तोता आज इस्तेमाल हो रहा है। फिर बाकी सारी चीजें, तो इसलिए जो भी सत्ता में है पहले बीजेपी कांग्रेस को बोलती थी ऐसा और अब कांग्रेस बोल रही है। कहते हैं कि ये व्यक्ति भ्रष्ट है, इस पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं, अगर वो हमारी पार्टी में आ जाता है तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। वो हमारी पार्टी कोई भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता भाजपा में चला जाए, वो कांग्रेस में भी आ जाए। अगर कोई भाजपा का या किसी अन्य दल का भ्रष्ट व्यक्ति कांग्रेस में आ जाए तो वो वहाँ भी पाक साफ हो जाएगा और भाजपा में चला जाएगा तो शुद्ध राजनीति, तो शुद्ध राजनीति। विश्वेंद्र जी ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, तोड़ नहीं सकते। तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है ये। विश्वेंद्र जी देखो, लोकतंत्र की वास्तविक हत्या है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से देश आज़ादी के बाद से जो सरकार रही उन्होंने ये चलन शुरू किया, जो आज झेल रहे हैं उन्होंने स्टार्टिंग की इसकी। ये इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि दूसरी पार्टी क्यों नहीं करेगी, जब चलन तो आपने शुरू किया था उसका। और आपने खूब, अभी फौजदार साहब ने कहा, ओंकारेश्वर ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि शुरुआत आप लोगों ने की है, आज आप झेलना पड़ेगा आपको। तो ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए ठीक तो नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पहले रास्ते बने हुए उन रास्तों पे दूसरी सरकार चलती है। लेकिन यहाँ पर यह भी मानना पड़ेगा कि ये सत्य है कि नेतृत्व की कमजोरी भी है कि आप जिस प्रकार से आपके पास 40 विधायक थे, 40 विधायक कोई कम नहीं है बिल्कुल, और उसके बाद आप अपने राज्यसभा को नहीं जिता पाए। तो पिछले 14 महीने में आपने क्या अपने विधायक कितनी बार बात की है, उनकी कितनी बातें सुनी हैं, उनका क्या समाधान किया है। आपके एक मंत्री इस्तीफा तक दे रहे हैं, 6 विधायक आपके बागी हो चुके हैं। तो एक ही मामला नहीं है, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो आपके सामने बन चुके हैं। आपको उनका समाधान करना चाहिए था, यानी कि आपके हाथ में भी है।
जो जो परंपरा, मैं यहाँ पे एक बात कह रहा हूँ, जो पहले से होता रहे, परंपरा लोकतंत्र की बात चल रही हो तो होगा, जो पहले से परंपरा चलती आ रही है लोकतंत्र में, ठीक नहीं पर लेकिन हो रहा है। लेकिन आपको अपनी सरकार बचाने के लिए अच्छे कर्म तो करने पड़ेंगे आपको भी। ये नेतृत्व की कमजोरी है, वो नेतृत्व आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हाथ से हिमाचल तो खिसकेगा ही बिल्कुल, अगर आप नेतृत्व ठीक नहीं रखेंगे। तो ये भी एक कारण है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जो जुड़ाव पार्टी के अंदर होना चाहिए, अंदर खेमे क्यों बन गए हैं। अबू शर्मा जी, ये बहुत बड़ी बात है जो कि इस वक्त कांग्रेस में दिखाई दे रही है। जो बिखराव हो रहा है, टूट हो रहा है, आपसी मतभेद हैं, सुलझ नहीं पा रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व कहाँ है? सबसे पहले मैं एक बात बोल दूं, मेरे को विद्वान प्रवक्ता कहा गया। मैं विद्वान नहीं हूं, मैं एक कार्यकर्ता हूं कांग्रेस पार्टी का, और मैं हर रोज सीखता हूं। हाँ, विद्वान मैं हो जाता अगर मैंने कहीं से डिग्री चोरी करके अपने नाम के साथ जोड़ देता, लेकिन वो मेरा अंतरात्मा साथ नहीं दिया। हाँ मैडम, रही सवाल आपका जो क्या हो रहा है, हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं। हम पहले भी एक ही बात बताया, अभी भी वही बात दोहराता हूँ। नहीं अबू जी ऐसा तो नहीं है कि अगर कांग्रेसी नेता अपनी बात कहना चाह रहे हैं। अगर हिमाचल प्रदेश का हम उदाहरण ले लेते हैं, कहा यह जा रहा है कि अंदर खाने एक बिखराव की स्थिति है जो कि सीएम को पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या आखिर इसके पीछे वजह है, उनकी सुनी क्यों नहीं जाती पार्टी में? और अगर ऐसे होता रहा, ऐसे तो सारे नेता चले जाएंगे बीजेपी की तरह। नहीं, आपको पार्टी का एक प्रक्रिया होता है। आपको किसने कहा मैडम जो उनका बात सुनना नहीं जा रहे? तो फिर तो नहीं है, नहीं वहाँ तो जिस तेजी के साथ उनके साथ संपर्क साधने की प्रक्रिया होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। मुफ्ती जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं तो यही कहूँगा जो अब मेरे से पहले विद्वानों ने कहा कि नेतृत्व की कमजोरी और लोकतंत्र इन्होंने इतना कमज़ोर किया था। मैं तो आज ये बात कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने जो काम अपने कार्यकाल के अंदर किए, 60 साल का अरसा मिला, इन्होंने देश को वहाँ ला के खड़ा किया। आज 10 साल के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री निकल के आता है जिसकी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि वो एक नीचे से निकल के आते हैं, देश को समर्पित हैं, वो राष्ट्र को सर्वोपरि रखने वाले हैं। और वही नहीं, पूरी आरएसएस, पूरी बीजेपी राष्ट्र को सर्वोपरि रखती है। कांग्रेस ने हमेशा जो है वो एक परिवार को ही हाईलाइट किया, और उसी परिवार की आज भी नाम मात्र को अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाकी जो है सब उनके अंडर में आते हैं। और पिछला दौर जैसे आप देखें तो प्रधानमंत्री की कोई हैसियत नहीं थी, और प्रधानमंत्री यानी मनमोहन सिंह जिस वक्त थे, और वो ऑर्डिनेंस आता है उसे फाड़ देते हैं। क्या एक साधारण व्यक्ति और एक साधारण मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इतनी हैसियत हो सकती है कि वो प्रधानमंत्री के ऑर्डिनेंस को फाड़ दे? और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि वही चीज़ है, रोज के पाते रोज नहीं जलते। आज जनता ये देख रही है कि जिस तरह से इन्होंने यहाँ, मैं विशेषकर अगर माइनॉरिटीज़ की बात करूँ तो मैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का एज ए चेयरमैन के जब हम देख रहे हैं तो हम जाके देखते हैं कि माइनॉरिटी के अंदर इन्होंने किस तरह से खौफ व हिरास पैदा किया, और एक पर्टिकुलर यानी एक पार्टी से और एक ऐसे संगठन से जो पर्यावरण की बात करता है, जो गौरक्षा की बात करता है, जो पेयजल की बात करते हैं, जो पहाड़ों की रक्षा की बात करते हैं, यानी मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं, उनके बारे में इस तरह से मुसलमानों में ये भ्रम पैदा किया और उन्हें वोट बैंक बनाया, और वोट बैंक बना के आज वो मुख्य धारा से कट गए। हम जब जाके देखते हैं कि उनके अंदर खौफ हिरास भरने वाले, देश को कमजोर करने वाली ये कांग्रेस है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आज कांग्रेस यकीनी तौर से अगर ये भारत मुक्त नहीं हुई है तो भारत मुक्त होनी चाहिए, इसलिए कि कांग्रेस ने वो काम किया है जिसे महात्मा गांधी जी ने स्वयं कहा था कि भाई उसके बाद इसे खत्म कर देना चाहिए। आज जनता जो है, आज देश की जनता इन्हें खत्म करने के ऊपर आ गई, और मैं देश की जनता का यह आह्वान करना चाहता हूं कि बिल्कुल आप सही निर्णय ले रहे हैं। आज देश का प्रधानमंत्री देश को सर्वोपरि रखता है, बल्कि पूरे विश्व के अंदर अगर आज हमारा नेतृत्व उभर रहा है तो वो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है कि उन्होंने सारे विश्व को एक ऐसा संदेश दिया है। अभी G20 के मौके पर कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज किसी नेता के अंदर आज तक ये जुर्रत क्यों नहीं पैदा हुई कि विश्व आज हमारे चारों तरफ हमारी इज्जत क्यों कर रहा है? हम ये नहीं कहते वो हमसे डर रहा है, नहीं, वो हमारे संस्कारों की इज्जत कर रहा है। और ये संस्कार यहां से निकल करके आए हैं कि हम देश को सर्वोपरि रखने वाले लोग हैं। इसी तरह से हिमाचल के विधायकों ने जो ये काम किया है वो बिल्कुल अपने जमीर की आवाज के ऊपर छोड़ करके आए हैं, और जमीर की आवाज पर मनु सिंघवी जैसे वकील को उन्होंने धराशायी किया। और क्यों किया कि कल तक अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं है।
अरे तुमने रामलीला ग्राउंड पे आया हुआ चंदा आज तक उसका हिसाब नहीं दिया है। और मैं ये बात कह सकता हूं कि आपने 56 करोड़ अपने रेनोवेशन के ऊपर खर्च किए, आपने शराब घोटाला किया, आप कहते हैं पैसे हमारे पास पैसे नहीं है। अरे तुम्हारे अंदर अखलाकी जुर्रत नहीं है, तुम कैसे लोगों को खरीद सकते हो? तुम्हारे अंदर तुम लोग कैसे, क्या लोग कोई लोग बिकने के लिए बैठे हैं? विधायक कहीं अपनी कीमत पाते हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हिमाचल के विधायकों ने अपने जमीर की आवाज को बुलंद किया है और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को जिता करके उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के ऊपर मोहर लगाई। जी ठीक है निरंजन जी, अब जिस तरह से हमने देखा राज्यसभा में के चुनाव जब कल हुए हैं, ऐसे में क्रॉस वोटिंग बहुत ज्यादा हुई है, आरोप भी लगे बीजेपी पर। हालांकि कर्नाटक में धोखा भी हुआ है बीजेपी के साथ, उनका खुद का जो एक कैंडिडेट जिसके लिए वोट करना था वो उन्होंने दल बदल कर दिया, यानी क्रॉस वोटिंग कर दी। तो ऐसे में क्या माना जाए, कुछ और नाम अब लोकसभा चुनाव आने हैं क्योंकि, तो कुछ ऐसे नाम दूसरे दलों से सामने आएंगे जो बीजेपी के खेमे में शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे? निश्चित रूप से देखिए, इसके अंदर आपको ये चीज देखनी पड़ेगी गीतू जी कि जिन को अपनी राजनीतिक हैसियत कम जो होती हुई दिखाई देगी या जिनका राजनीतिक भविष्य जिनको अंधकार में दिखेगा, वो निश्चित रूप से पार्टियां बदलेंगे। वो कोई इधर से उधर जाएगा, कोई उधर से इधर जाएगा, यहाँ ऐसा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी जैसे चर्चा हो रही थी, मैंने रीढ़ विहीन नेतृत्व क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा कि आपने देखा होगा कि जब, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, 1 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, कि जब राजस्थान के अंदर जो वर्तमान अध्यक्ष खड़गे जी और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन जी राजस्थान जाते हैं और वहां के विधायक उनको अंगूठा दिखा देते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूं शांति धारीवाल और महेश जोशी और नरपत सिंह राजवी की, और उसके बाद में वो वहां से गुस्से में आते हैं, कहते हैं इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनके ऊपर अनुशासन की कार्रवाई होगी, उनको कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। उस चीज को तो छोड़िए, उनको विधानसभा के अंदर टिकट दे दिया गया और वो भी बिना किसी सार्वजनिक क्षमा याचना के। तो इसको आप क्या कहेंगे? तो कहने का तात्पर्य ये है, देखिए गीतू जी, इसके अंदर 3-4 चीजें हैं जो कांग्रेस को बैठ करके सोचनी पड़ेगी। पहली बात तो जो प्रत्याशी चयन है उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि आप प्रत्याशियों का चयन किस आधार पे करते हैं। क्या आप उन ऐसे लोगों को चयन करते हैं कि जो कल को जीतने के बाद में अपनी मंडी लगा देंगे, अपनी बोली लगवाने के लिए बाजार में खड़े हो जाएंगे, या आपका प्रशिक्षण कहीं ना कहीं कमजोर है, या आपका संगठन कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में नहीं है कि आप निर्णय समय पे नहीं कर पाते। अभी जो कह थे कि हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो गीतू जी आप इस चीज को समझिए कि ऐसा नहीं है कि परसों भारतीय जनता पार्टी के लाइजनर वहां सक्रिय हुए और एकाएक कल क्रॉस वोटिंग हो गई है। ये इन्हीं कारणों को समझना होगा। अबू शर्मा जी से जवाब लेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज जिस तरह के हालात देश में बने हुए, लोकतंत्र में बने हुए, चर्चा हो रही है, हालांकि पहले से ये सब चल रहा है, इसी को लेकर आज हम एक विश्लेषण भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम गेस्ट पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। रुक करेंगे अबू शर्मा जी का। अबू जी, हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ कमियां हैं जिसके चलते हम अपने जो विधायक हैं उनको समझ नहीं पा रहे हैं। अगर कुछ अंदर कुछ भी अगर ऐसी बात है जो उन्हें चुभ रही है या जिस बात को लेकर वो इत्तेफाक रखते हैं, तो उन्हें कैसे सुना जाए, उन्हें कैसे एकजुट रखा जाए, इस वक्त ये बहुत बड़ी चुनौती है। नहीं, संगठन के भीतर एक बहुत बड़ा कमियां है। अगर भारतीय जनता पार्टी का संगठन से हम तुलना करें, जो हमारे यहाँ बोलने का आजादी है, ये बहुत बड़ा कमियां है। और इस कमियां के चलते जो भी समस्याएं सामने आ रहे तो उसका सामना करेंगे, लेकिन बोलने का आजादी बरकरार रहेगा। नहीं, आपको नहीं लग रहा समय बहुत तेजी से भाग रहा है? लोकसभा चुनाव होने वाले हैं जी, जल्दी अगर काम किया जाए इस बात पर। नहीं, एक आरएसएस का बहुत बात हो रहा था मैडम जी। ये मोहन भागवत जी के ऊपर लिखा हुआ एक किताब है किंसुक नाग जी का। मैं तो विद्वान नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ। तो इस किताब में मोहन भागवत जी कह रहे, अभी आरएसएस का बहुत तारीफ हो रहा था, जो इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, अलग भाषा, अलग रहन सहन, अलग खान पीन, एक आदमी का डिसीजन में इंडिया नहीं चलना चाहिए, यहाँ कलेक्टिव डिसीजन में चलना चाहिए। आज ये देश आरएसएस का इंस्टीट्यूट से निकला हुआ आदमी के हाथ में है, लेकिन यहाँ कलेक्टिव डिसीजन नहीं है। यहाँ एक ही आदमी का सिद्धांत में ये पूरा देश, सारे 2.5 आदमी पूरा देश को चला रहे हैं, जो आरएसएस का तारीफ कर रहे थे।
मणिपुर पूरे में देश के साथ साथ इतना दूसरी बड़ा पार्टियों के विधायकों को भी खिसका रहा है, ये देखिए। नहीं, तारीफ आप सुन लिया मैडम, और नहीं, आप ये हमको देखिए अब मैडम आप स्थिति ऐसी तारीफ है सुन कि लिया, अपने RSS लोगों का को बहुत संभालना तारीफ होगा किया। सर। हाँ मैडम, मैं कह रही हूँ हालात ऐसे बने कि अपने लोगों को संभालना होगा, उनसे जो हमारा बिखराव हो रहा है, जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, उसे पूरा करना होगा, नहीं तो एक दिन वो तो आपको मैं शुरुआत में ही बोल दिया, कहीं पर कोई खतरा नहीं है, खतरा नहीं है सरकार में। हिमाचल का सरकार सर, कितने खतरे का इंतजार करेंगे? कोई खतरा नहीं है मैडम, कहीं पर कोई खतरा नहीं है। हिमाचल में कल और कोई बड़ी खबर ना आ जाए सर, हिमाचल प्रदेश को लेकर कोई बड़ी खबर ना आ जाए कल, कहीं कोई बड़ी खबर नहीं मिलेगा। हम भी यहीं रहेंगे, आप भी यहीं रहेंगे मैडम। चलिए ठीक है विश्वेंद्र जी, क्या कोई कहेंगे? बड़ा खबर मिलना नामुमकिन है, मिलना संभव नहीं है। कुछ दिक्कत नहीं, कल राज्यसभा हार गए भाई, इससे बड़ा क्या होगा? ये भी तो मजाक है आपके सामने, इस पे भी तो ध्यान दें आप। कांग्रेस 40 विधायक के बावजूद भी और सत्ता में रहने के बावजूद भी उसके बाद आप राज्यसभा हार गए, तो ये भी तो ध्यान दें, आपको पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी आपको। नहीं, हम बोल रहे हैं ना, हम हार गए, ठीक है, कुछ लोग ने सहयोग नहीं किया, अब उसका नाराजगी क्या है? ये दूसरा मिशन आपके 6 मिल गए हैं, बागी हुए, अगर आपके 7 और गए, सरकार कहां से बचेगी? 13 के जाते ही आपकी सरकार बचना मुश्किल है, तो 6 के एक मंत्री आपका इस्तीफा दे रहा है कल आपका, पहुंच चुके हैं। नहीं, कोई खतरा नहीं है, हम तो बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है कोई सर, खतरा नहीं है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। मुझे सत्ता के पक्ष में वोट होते देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कल राज्यसभा, चाहे कर्नाटका हो, लेकिन विपक्ष में ये बड़ी बात है ना, ये सेंधमारी हो रही है, ये सेंधमारी हो रही है बीजेपी की तरफ से, जिसको लेकर आप ये मानना पड़ेगा आज आपको, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की मेहनत और संगठन बहुत बड़ा है, बड़े अच्छे से काम करता है, वो आपको मानना पड़ेगा, उसे स्वीकार करना होगा। और आप लोगों कांग्रेस को भी ऐसे ही काम करना होगा, कट्टार से नहीं काम करना होगा। आप भी काम करेंगे अगर मोदी की तरह, आपके सामने बड़ी की तरह, तो आपकी भी जीत निश्चित होगी। अबू शर्मा जी, चुनौती बहुत बड़ी है, हमारे पास देश का जनता है, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा चुनाव में जमीन अंतर के फर्क है। इस बार मोदी जी को शहीदों के नाम पे वोट मांगने का मौका नहीं मिलेगा, वो गलत काम इस बार वो नहीं कर पाएंगे, समय आने पर ज्यादा सही जवाब दे देंगे। आपने बड़ा गुमराह किया है कांग्रेस ने 60 साल में, अभी आपने आरएसएस और बीजेपी से तो डराया था पर्टिकुलर एक बड़ी कम्युनिटी को। मैं आपको ये कह दूं कि डॉक्टर मोहन भागवत जी की आप किताब दिखा रहे थे, मैं उनका एक जिक्र करता हूं, उन्होंने अभी कहा एक वीडियो में, और आपको ये कहना इसलिए चाह रहा हूं कि आप इसका विश्लेषण करिए, पढ़िए। उन्होंने कहा हम सब जो है एक हैं, एक सत्ता को मानते हैं, यानी ईश्वर को मानते हैं, हम सब स्वर्ग में जाएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो मैंने पहले कहा था कि जो लोग पर्यावरण की बात करते हो, हिमालयों की बात करते हो, वो मुसलमानों का वध करेंगे, आप लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया। उन्होंने कहा हम सब जन्नत में, स्वर्ग में जाएंगे। यही हजरत मोहम्मद साहब ने कहा, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, हम सब स्वर्ग में जाएंगे। हम में कोई भी जो है वो नास्तिक नहीं है, यानी काफिर नहीं है। ये मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप लोगों ने शब्दों से खेला है। आज देश के मुसलमान, देश के लोग, आपको यकीनी तौर से कांग्रेस मुक्त होना चाहिए। और मैं आज हिमाचल के जिन एमएलएज ने अपने आत्मा की आवाज पर आपका विरोध किया है, मनु सिंह को हराया है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ये आने वाला देश बहुत मजबूत होगा, और ऐसा मजबूत होगा जो पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। आपने उसे नहीं होने दिया। हम लोग संविधान का पूजा करते हैं, हम भी संविधान का पूजा, हम लोग संविधान का पूजा करते हैं, कोई धर्म का पूजा नहीं करते। संविधान का पूजा संविधान हमारे धर्म का कारवारी नहीं है, हम पॉलिटिक्स करते हैं साहब, हम पॉलिटिक्स करते हैं। हमारा डेवलपमेंट का बात कीजिए, हमसे संविधान का रक्षा की बात कीजिए। हम धर्म की बात नहीं करेंगे, धर्म की बात शंकराचार्य करेंगे। ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है धर्म की बात करना, कहना, ये मेरा काम नहीं है साहब। धर्म की बात धर्म के जगह पे है, और हम सबको लेके चलने वाला शक्ति है। हम आजादी के बाद से सबको लेके चला, और ये जो भी आपका निजी निर्णय है, आपका आरएसएस के प्रति जितना प्यार मोहब्बत है, वो आपका निजी राय है, वो भारत का मुसलमान का राय नहीं है। आप अपना निजी राय को भारत का मुसलमान का राय के साथ जोड़ नहीं सकते हैं। आप अपना निजी राय, आप आपका निजी राय आपके पास रखिए, आपका निजी राय
है, आप कोशिश कीजिए उसको और जनता के सामने ले जाने का, लेकिन हम संविधान का पूजा करेंगे, हम संविधान का पूजा करेंगे, ना कोई जात ना कोई धर्म, सबको साथ लेकर संविधान को साथ में लेके हम चलेंगे। आपका आरएसएस के प्रति प्यार हो सकता है, वो आपका निजी मामला है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो आपका निजी मामला है। उन्हें ऑब्लाइज किया, सिर्फ तुष्टिकरण किया, इसी का नाम तुष्टिकरण है। नहीं, हम संविधान का पूजा किया, हम कहीं तुष्टिकरण नहीं किया। आज हम ग्रास रूट पे जाते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारे उन लोगों ने जिन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया था उन्होंने कितना गुनाह किया। आपको नहीं, कोई गुनाह नहीं किया, ये आपका निजी राय है। आपको कोई प्यार हो गया, आपको कोई प्यार हो गया, इसके मतलब और 10 साल और 60 साल का विश्लेषण कर लीजिए आप नहीं 10 साल में आज देश शिखर पर पहुंच गया। कितना विकास हुआ है, आप चल के देखिए। कितना लोगों को अनाज देते हो आप, कितना करोड़ लोगों को अनाज देते हो? नहीं, संख्या बताइए। नहीं, कितना संख्या में फर्क पहुंच गया, आप कितना लोगों को अनाज देते हो साहब? बड़े हो, मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ, मुफ्त में अनाज कितना लोगों को देते हो? आज के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उन्हें मालूम है वो गरीब घर से निकल के आते हैं। आज राजकुमार को कितना अनाज देते हो साहब? कितना लोगों को अनाज देते हो मुफ्त में? उनका घर चलता है, उनकी मदद होती है, उनके चूल्हे जलते हैं। आपका काम बिल्कुल। और अब ये सोचना होगा कि आखिर किसी भी पार्टी में बगावत क्यों हो रही है। ठीक है सर, ठीक है। समित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।